तो चलिए स्टैंडर्ड 10th के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज हम इंग्लिश जो बुक है आपका पनोरमा, उसके पार्ट 2 वाला जो बुक है उसमें हम लोग चैप्टर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स रिटन बाय सत्यजीत रे, ये वाली चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सत्यजीत रे, born on May 2nd 1921, was a well-known film director of India. He earned international recognition for his talent in filmmaking and direction. Best known for his Pather Pachali, Oporajito, Charulata, Shatranj ke Khiladi. He won awards at international film festivals in Venice, Cannes and Berlin. Ray used to compose music for his own films. He was also a story writer, illustrator and a book designer. Oxford University conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received. In the present essay taken from his book Our Films, Their Films, he examines the nature of our films and points out their defects. He is extremely critical of the quality of our filmmaking, direction as well as content. तो जो इस चैप्टर के जो रिटन है सत्यजीत रे, बहुत वेल नोन, बहुत ही फेमस डायरेक्टर ऑफ इंडिया है। उनकी बहुत सारी प्रसिद्धि है, केवल भारत में नहीं, भारत विदेशों में भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है उनकी। उनके इस टैलेंट को, वेल नोन एक आर्टिस्ट है वो। उनकी बहुत सारी फिल्म जैसे पाथेर पाचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, ये सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, फॉरेन फेस्टिवल्स में, लाइक आपके वेनिस में, कांस में, बर्लिन में, यहाँ पे अवार्ड्स जीत चुके हैं। सत्यजीत रे अपनी फिल्मों में खुद कंपोज किया करते थे म्यूज़िक। वो इसके अलावा एक स्टोरी राइटर थे, लेखक थे, एक इलस्ट्रेटर थे और एक बुक डिज़ाइनर थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से कन्फर्ट किया था, उन्हें डॉक्टर डिग्री दी थी। बहुत कम ही लोगों को मिलती है वो डिग्री। इस प्रेजेंट एसे में जो ये एसे जो हम चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, उनकी किताब से ली गई है ये आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। इस किताब में जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें वो करते हैं, इस किताब में उन्होंने लिखा कि आजकल के दौर में या उनके दौर में जो फिल्म्स चलती है या हमारे फिल्मों में क्या कमी रह जाती है उसके बारे में, और वो इस कमी को पहचानने में बहुत ही क्रिटिकल रहे। उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ों को बताया है कि क्या क्या कमी, चाहे वो निर्देशन में हो, चाहे वो गायन में हो या किसी एक्टिंग के क्षेत्र में हो। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। One of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. Today, the cinema commands the respect accorded to any other form of creative expression. It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts, major and minor. It also combines the cold logic of science. ये जो आजकल का जो सिग्निफिकेंट फेनोमेना है हमारे समय का, उसमें क्या है, सिनेमा का जो दौर है वो बढ़ा है। एक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अलग अलग चीज़ों में क्रिएटिव एक्सप्रेशन सब कुछ मिला है। म्यूज़िक, पोइट्री, पेंटिंग, ड्रामा, हर चीज़ का एक बदलाव आया, उसमें डेवलपमेंट आया है। इंडिया took up film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907 and the first feature in 1913. By the 20s, it had reached the status of big businesses. इंडिया ने इस जगत में आने में बहुत जल्दी आया। उस जगत में सबसे पहली जो शॉर्ट फिल्म इंडिया की तरफ से जो प्रोड्यूस की गई थी वो 1907 में की गई, और जो सबसे पहली फीचर्ड फिल्म थी वो 1913 में आई। बाय द 20s और 20 यानी 1920 आते आते ऑलरेडी भारत अपने आप को इस क्षेत्र में सेटल कर चुका था। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड, फॉर दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी? व्हाई आर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड? इज इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर ओन प्रोडक्ट्स, और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? ये कहना तो आसान होगा कि हमारी जो भारतीय जो फिल्म है, जो भारत में जो फिल्म्स बनती है वो विदेशों के मुकाबले दूसरे नंबर पे आती है। विदेशों में जितनी मूवियाँ बनती हैं उसके दूसरे मुताबिक में हमारे भारत की आती है। लेकिन ये तो एक फैक्ट है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी फिल्में भी उतनी ही क्वालिटेटिव होती है, उतनी ही क्वालिटी की होती है? अगर ऐसा होता है तो हमारी फिल्म्स को बाहर क्यों नहीं दिखाया जाता? या क्या हम कह सकते हैं कि हमारी फिल्में सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए ही बनती है, और या हम बाहर दिखाने से अपने शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को? To anyone familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films, the answer must come easily. Let us face the truth. There has yet been no Indian film which could be acclaimed on all counts where other countries have achieved. We have only attempted, and that too not always with honesty. अगर ये बहुत सच्चाई से कहा जाए, एकदम मतलब दृढ़ता से कहा जाए, सच्चाई को फेस किया जाए, तो ये हमें देखा जाएगा कि भारत ने अब तक ये सारी उपलब्धि प्राप्ति नहीं की है।
जो कि शायद बहुत अन्य देशों ने प्राप्त की है। हम खाली कोशिश करते हैं, लेकिन शायद कोशिश में भी हमारी उतनी 100% डेडिकेशन नहीं होती है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी, द मास which goes in for this sort of thing. The technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. ये कह सकते हैं कि ये जो नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, ये जो हमारी जो कमी है मैच्योरिटी में, वो बहुत सारे कारणों से आती है। हो सकता है हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ अलग चीज़ों को लेके बनाते हैं। टेक्नीशियंस अपने टूल्स को ब्लेम करेंगे कि हमारे पास अभी उतने साइंटिफिक टूल्स नहीं है, हमारे पास ये सामग्री नहीं है। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स। वो डायरेक्टर्स के पास भी होगा कि हमारे पास आइडिया बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ का कंडीशन या जो भी है हम उसको लेके इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. Often by a clear process, reasoning movement was equated with action and action with melodrama. The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational. तो ये भारत में क्या है कि ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो एक ड्रामेटिक पैटर्न से मतलब मिसअंडरस्टूड हो जाता है। हमारा जो ये भी जो प्रदर्शनी होती है हमारे मूवी की, वो एक्शन के साथ मिलता है, फिर एक्शन मेलोड्रामा के साथ मिलता है। म्यूज़िक जो होता है वो फेल कर जाता है अपने आप को बताने में, अपने आप को जस्टिफाई करने में, उसमें काफ़ी बदलाव होते रहते हैं। Almost every passing phase of the American cinema has its own repercussion on the Indian films. Stories have been written based on Hollywood successes and the cliches preserved with care. Even where the story has been a genuinely Indian one, the background music has revealed an irrepressible penchant for the jazz idiom. ये कहा जाता है कि अमेरिकन सिनेमा उसका हर एक फेज बदलते दौर में अमेरिकन सिनेमा में जो भी बदलाव आए उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय फिल्म पे भी पड़ता है। हम कहीं ना कहीं उनके सक्सेस स्टोरीज से प्रभावित होते हैं या उसकी कुछ झलक हमें दिख जाती है। अगर कोई इंडियन मूवी जेन्युइन एकदम 100% अपना ओरिजिनल होता है तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मार खा जाता है। इट शुड बी रियलाइज दैट एन एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विद आवर ओन। मोरओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज मोर ग्लॉस बट मोर इमेजिनेशन, is not more gloss but more imagination, more integrity and a more intelligent appreciation of the limitation of the medium. ये कहा जाता है कि हो सकता है अमेरिकन का कोई मूवी खराब बने, लेकिन उसका जो टेक्निकल पॉलिश, जो उनके पास टेक्निकल एडवांसमेंट है, वो उनके मतलब हॉलमार्क, वो उनके लिए एक ओरिजिनलिटी है, वो उनका एक वजूद है जो शायद प्रेजेंट भारतीय कंडीशंस में पहुंच पाना बहुत ही कठिन है। तो इंडिया को वो चमक नहीं चाहिए, इंडिया को और इमेजिनेशन चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए। सब एक साथ आके सोचे, उसके ऊपर मेहनत करें। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, क्योंकि बावजूद इस सबके बावजूद हमारे पास हो सकता है उतने बड़े बड़े टूल्स नहीं है, लेकिन एक फिल्म बनाने के लिए जो भी टूल्स चाहिए हमारे पास वो मौजूद है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। व्हाट आर सिनेमा नीड्स above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian. वो कहते हैं हो सकता है मान के जो 19-20 होता है कुछ उनके पास बेहतर, हमारे पास शायद नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास मौजूद है। हमें जो सबसे पहले चाहिए वो एक स्टाइल, एक अपना तरीका कि हम अपने सिनेमा उसका क्या एक आइकोनोग्राफी होगा, क्या उसका एक तौर तरीका होगा जो कि कंप्लीटली यूनिक हो और सिर्फ इंडियन हो। The majority of our films are replete with such visual dissonances, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspect of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground blend into a harmonious whole. वो कहते हैं visual dissonance, जो हम देखते हैं कलर कॉम्बिनेशंस, जो बैकग्राउंड सेटल होता है, जो सब कुछ होता है, उन सबको अगर ध्यान में रख के मूवीज़ बने, ये इनकन्सिस्टेंसीज ना रहे, इंडियन लाइफ से जुड़ा हुआ रहे, वो जहाँ पे हैबिट, स्पीच, ड्रेस, सब कुछ बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब एक हारमोनियस होल में जुड़ा हुआ हो, एक ब्लेंड क्या हो, मिक्सड अप हो। It is only in a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification. ये ऐसा होता है कि ये ड्रास्टिक मतलब कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है चीज़ों को, लेकिन हम इन चीज़ों के अगेंस्ट जाते हैं।
Starting a production without adequate planning, sometimes even without a shooting script, penchant for convulsions of plot and counter-plot rather than the strong, simple, unidirectional narrative, the practice of sandwiching musical numbers in the most unlyrical situations, the habit of shooting indoors in a country which is all landscape, and at a time when all the countries are turning off the documentary for inspiration, all this stand in the way of evolution of distinctive style. ये जो तरीका है कोई भी प्लॉट कुछ भी उठा लेने का, कोई शूटिंग स्क्रिप्ट नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना स्क्रिप्ट के मूवीज और मतलब ऑन स्पॉट तैयार हो रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव एक तरह का चीज़ चले जा रहा है, हम म्यूजिक को सैंडविच कर देते हैं, यानी बीच बीच में बॉलीवुड मूवीज में क्या होता है म्यूजिक घुस जाता है जिसका शायद कोई अनलिरिकल सिचुएशन, जिसका शायद कोई वहाँ पे मतलब ना रहे, कहीं यहाँ शूट करना कहीं वो बना के लोकेशन शूट करना, ये सब जो स्टाइल है. There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films. Ipta's Dharti Ke Lal is an instance of strong, simple theme put over with style, honesty and technical competence. Shankar's Kalpana, an inimitable and highly individual experiment, shows a grasp of filmic movement and a respect for tradition. ऐसा नहीं कि ये सारे मूवीज़ या इंडिया में ऐसी चीज़ें बनती है, वो कहते हैं जैसे इप्टा इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन, उसका जो मूवी जो आया था धरती के लाल, या शंकर का जो कल्पना आया था, वो सब एक उदाहरण है, एक मतलब एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट जो बताता है कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो किया गया और जो कि कैसे अपना ट्रेडिशन के लिए एक रेस्पेक्ट और वो एक फिल्मिक मूवमेंट हो गया, एक बदलाव लाया. The raw material of the cinema is life itself. It is incredible that a country which has inspired so much painting, music and poetry should fail to move the filmmakers. He has only to keep his eyes open and his ears let him do so. अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज़ लाइफ, उसी में पूरा ज़िंदगी है. ये बहुत ही कहने के लिए एक अजीब सी बात होगी कि ये जो जितना हमारे पास पेंटिंग, म्यूज़िक, पोइट्री जो भी हमारे पास मौजूद है वो एक फिल्म मेकर को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं. अगर उसे उनको क्या करना पड़ेगा, फिल्म मेकर्स को अपनी आंखें, अपनी कान, अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा ताकि ये सारे जो इंस्पिरेशंस उनके आसपास मौजूद है वो उन्हें ग्रास्प कर सकें. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर बस एक छोटा सा अंश है, जैसे अभी हमने देखा सत्यजीत रे की कहानी से, उनकी लिखी गई किताब से, आर फिल्म्स देयर फिल्म्स, तो उसका एक छोटा सा अंश था ये चैप्टर. आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपको वो समझ में है. इसके बावजूद कहीं अगर आपके पास कन्फ्यूजन्स रहते हैं, कोई सवाल जवाब आपसे नहीं बनते हैं, इस चैप्टर्स के बीच में कई सारे ऐसे स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उन्हें बनाने की कोशिश करें. जो वर्ड मीनिंग्स है उन्हें ध्यान से पढ़ें, उनका मतलब समझें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कहीं से बाहर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाएं, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखें, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, RKS एकेडमिक जोन के टेलीग्राम ग्रुप से. हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में आपको मिल जाएगा, चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसके बारे में. और आप इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें ताकि हमारा मनोबल भी साथ ही साथ बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें टाइम टू टाइम. सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में.